डियर लर्नर्स, कल की क्लास में जो बातें डिस्कस करी गई थी, मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को कि आज हमारा वर्ब का बेसिक, क्योंकि बेसिक ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका लेक्चर नंबर 5 है। कल तक की क्लास में हमने नीड को और डेयर को सीख लिया है। एक बार मैं हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ कि सेंटेंस में अगर मैंने लिखा कुछ इस तरह से कि ही नीड्स टू गो, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। वजह क्या है? क्योंकि नीड यहाँ पर मेन वर्ब है और ही चूंकि सिंगुलर है तो उसमें एस लगाना पड़ेगा और उसके साथ इंफिनिटिव टू वी वन भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर कभी भी हम इस तरीके सेंटेंस लिखें और लिखें ही नीड नॉट टू गो या ही नीड्स नॉट टू गो, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। बेसिकली नॉट लगने से वो मॉडल नहीं बना है। बात यह है कि नॉट हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, तो मेन वर्ब कौन सी मानी जाएगी? गो। और मेन वर्ब के पहले आता है मतलब ये मेन वर्ब नहीं है, फिर ये कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है, अर्थात ये मॉडल है। ये मॉडल है तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म आएगी, तो टू यहाँ नहीं लगेगा। ये सारी बातें कल की क्लास में हमने डिस्कस करी थी। आज की क्लास में ये सब हमें डिस्कस नहीं करना है। ये कल की क्लास में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बार बार एक ही चीज़ डिस्कस करने में खुद को बेकार लगता है। आज की क्लास में भैया जो चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है, वो चीज़ें कौन सी डिस्कस करनी है? क्या डिस्कस करना आज? हाँ, चूंकि हम लोग आपको हल्का सा एक ग्राफ देने की कोशिश करेंगे कि वर्ब के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। मैं हल्का सा एक ग्राफ दे दूं, इसके बाद आगे बढ़ूं। और हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की वर्ब आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी देखने को मिलेगी। इसी को डिस्कस करते करते हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े थे और हमने कहा था मार्जिनल के अंदर भी आपको 3 देखने को मिलेंगी, नीड, डेयर और यूज्ड। इन 3 के बारे में बात की गई थी, जिसमें से नीड और डेयर मैं डिस्कस कर चुका हूं। अभी मैं यूज डिस्कस करूंगा आज। तो आज की पूरी वीडियो में हम लोग केवल और केवल यूज्ड को डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो से मॉडल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर धीरे से प्राइमरी को स्टार्ट कर देंगे, तब जाके हम वर्ब के हेल्पिंग वर्ब वाले एरिया को कवर कर पाएंगे। फिर मेन वर्ब पे चलेंगे, फिर ट्रांसटिव पे चलेंगे, इंट्रांसटिव पे चलेंगे और एक सीक्वेंस में चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास में जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है यूज्ड। यूज्ड क्या होता है, आइए डिस्कस किया जाए। क्योंकि आप सभी लोग बहुत अच्छे लर्नर हो, इसलिए आप लोगों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए, यूज्ड के बारे में वाही गया है यूज, थोड़ी सी बातें कर ली जाए। यूज्ड क्या होता है भाई? कमेंट करें यूज्ड के बारे में आप क्या जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूज ऑफ यूज्ड की, कि सबसे पहले इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। वेयर टू यूज यूज्ड, तो सबसे जो पहला यूज निकल करके वो आता है, वो ये आता है कि पास्ट की हैबिट बताने के लिए, पास्ट की हैबिट बताता है। ये क्या बताता है यूज्ड? अगर कोई आपसे पूछ ले यूज्ड क्या है, तो आप एक लाइन में आंसर कर देंगे कि यूज्ड पास्ट की हैबिट बताता है। ठीक है। अच्छा, जब यूज पास्ट की हैबिट बताता है उस समय यूज्ड को हम मॉडल की तरह ट्रीट करते हैं। जब यूज पास्ट की हैबिट बताता है उस कंडीशन में यूज्ड को कैसे ट्रीट किया जाता है? एज अ मॉडल ट्रीट किया जाता है। लेकिन इसके साथ टू और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इसका जो मीनिंग निकलता है, मीनिंग निकलता है बट नॉट नाउ। इसका मीनिंग होता है बट नॉट नाउ, ये ध्यान रखना है। तो जब कभी सेंटेंस में यूज्ड को हम एज अ मॉडल यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, जब कभी सेंटेंस में हम यूज्ड को एज अ मॉडल यूज करते हैं तो उसके साथ टू वी वन आता है, पहला पॉइंट, और उसका मीनिंग होता है बट नॉट नाउ, दूसरा पॉइंट। और ये करता क्या है? तो आपको ध्यान रखना होगा, इट शोज हैबिट ऑफ पास्ट, हैबिट ऑफ पास्ट दैट इज नॉट वैलिड इन प्रेजेंट। ये पास्ट की हैबिट के बारे में बात करता है जो प्रेजेंट में वैलिड नहीं है। ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। एक बात और भी यहीं से आपको ध्यान रख लेनी है कि इस यूज्ड को जब कभी भी हम यूज करते हैं, कहाँ पर? इस यूज्ड को जब हम यूज करते हैं पास्ट की हैबिट बताने के लिए, तो इसको अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो इसी के बराबर मीनिंग देता है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हम इससे रिप्लेस भी कर सकते हैं।
ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लिखता रहता हूँ क्योंकि बिना एग्जाम्पल की चीज़ें अधूरी सी लगती हैं, फिर भी मैं और एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ। आइए कुछ एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बातें कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा आई यूज्ड टू प्ले चेस। तो आई यूज टू प्ले चेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं चेस खेला करता था बट अब नहीं खेलता। इसका मीनिंग यही है। इसका अगर मीनिंग निकाला जाए तो इसका मतलब यही निकलेगा कि मैं चेस खेला करता था बट अब नहीं खेलता। आई यूज टू प्ले चेस। चलो छोड़ो इस बात को। आई यूज टू गो देयर। मैं वहां जाया करता था। इसका मतलब क्या है? अब नहीं जाता। तो इसका जो दूसरा मीनिंग निकल रहा है, जो इसमें हिडन मीनिंग है, उसका हिडन मीनिंग यही है, बट नॉट नाउ। आई यूज टू गो देयर, इट मीन्स बट नॉट नाउ। अब नहीं जाता, पहले जाता था। पास्ट की हैबिट है। जो पास्ट की हैबिट में यूज को यूज किया जाता है, तो यूज एक मॉडल होता है जिसके साथ 2+V1 आता है। और इसको अगर रिप्लेस करना चाहें, जो सबसे ज़रूरी फैक्ट मुझे लगता है बताने वाला है, उसको हम वुड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई, और यहाँ लिख सकते हैं वुड गो देयर। इसका भी वही मीनिंग निकलेगा जो मीनिंग आपके पहले सेंटेंस का है। इसका भी मीनिंग यही आएगा, आई वुड गो देयर का भी मीनिंग यही आएगा, बट नॉट नाउ। इतनी बात मुझे लगता है हर किसी को समझ में आ गई होगी। मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि समझ में आई गई होगी। ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकता है। दिव्यांशु गुड इवनिंग। चेतना कह रही हैं कि लुकिंग डिफरेंटली गुड एंड मोर फेयर टुडे सर जी। ओके, थैंक यू। मैं अभी यूज्ड को सब बताऊंगा, मॉडल एडजेक्टिव वर्ब सब बना के बताऊंगा। आज की पूरी क्लास केवल यूज्ड के ऊपर होगी। आज की पूरी क्लास केवल और केवल यूज्ड के ऊपर होगी। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ। वो बातें मैं ये करता हूँ कि मान लो अगर इसका हमें निगेटिव बनाना हुआ तो निगेटिव कैसे बनाएंगे? भाई अगर इसका निगेटिव बनाना हुआ तो निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो कई सारे महान भावों कहते हैं डिड नॉट यूज टू कर दो। बिल्कुल कर सकते हो। आई डिड नॉट यूज टू गो देयर कर लो। और ये भी कर सकते हो आई यूज नॉट टू गो देयर। दोनों ही तरीके सही माने जाते हैं और दोनों ही निगेटिव माने जाते हैं। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब पास्ट की हैबिट बताने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है। पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि पास्ट की हैबिट बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आपका बहुत प्यार भरा उत्तर होगा कि पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज्ड टू को यूज किया जाता है या वुड को यूज किया जाता है। चलो अच्छी बात है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। आपके सामने दोस्तों 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर बी है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर डी है। मुझे बस आप इतना बताएं कि इनमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या सब सही है या सब गलत है।
खैर मैं आपके कमेंट का इंतज़ार नहीं करूँगा, क्योंकि आपको बचपन से पढ़ाया गया है, एक चीज़ पढ़ाई गई है। मुझे नहीं मालूम कि किसने पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, क्या दुश्मनी थी, बट एक चीज़ आपको बचपन से पढ़ाई गई होगी। सेंटेंस में जब कभी भी यूज्ड को लिखा जाता है तो बता दिया जाता है यूज्ड टू इज इक्वल वुड। ये हमें बचपन से पढ़ाया जाता है। जैसे पिछली वाली स्लाइड में मैंने भी किया था कि दोनों ही पास्ट की हैबिट के बारे में बात करते हैं, तो ठीक है कर लिया जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ इनमें भी डिफरेंस होता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है आप उसको सीखो। यूज्ड टू जो होता है सेंटेंस में, पहले मैं बता दूं इसमें गलत कौन कौन है, नहीं तो आपका दिमाग जो इंसानी दिमाग होता है बड़ा खतरनाक होता है। वो सोच रहा होगा क्यों बता रहे हो, पहले मुझे बताओ सही कौन है गलत कौन है। तो देखो, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। अब आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके होंगे। अब आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके होंगे। अब चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो यूज टू होता है वो फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरह की एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो वुड होता है वो केवल और केवल फिजिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या मतलब हुआ? मतलब अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी है तो चाहे यूज टू लगाओ चाहे वुड लगाओ, लेकिन अगर मेंटल है तो केवल और केवल यूज टू ही आएगा। इसी बात को मैंने लिखा है कि यूज्ड टू का जो सेंटेंस में यूज होता है वो मेंटल फिजिकल दोनों एबिलिटी बताने के लिए किया जा सकता है। लेकिन जो सेंटेंस में वुड है वो केवल फिजिकल ही एक्टिविटी के बारे में बात करता है। ठीक है। अब अगर आप इस अपने सेंटेंस को समझोगे, कहाँ गया सेंटेंस, ये है। अगर आप इस सेंटेंस को समझोगे, आई यूज टू प्ले चेस, तो चेस खेलना एक मेंटल एबिलिटी है। अब चूंकि चेस खेलना एक मेंटल एबिलिटी है तो मेंटल एबिलिटी के लिए यूज टू तो सही हो जाएगा, बट मेंटल एबिलिटी के लिए वुड कभी सही नहीं हो पाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। लेकिन क्रिकेट खेलना एक फिजिकल एबिलिटी है तो फिजिकल के लिए तो यूज सही भी है और वुड भी साथ ही साथ सही है। शायद अब आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए समझ में आ गया हो तो एक बार यस नो लिख दीजिए, चेतना, दिव्यांशु, श्रेय, सभी लोग। चलिए हो गया ये। तो ये हमने सीखा यूज्ड को एज अ मॉडल। अच्छा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर में, क्या है, मेरे में कमेंट नहीं शो हो रहे हैं। आ गया। क्लियर है? ओके। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ से प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था।
कि वह मेरे बचपने में मेरा दोस्त हुआ करता था। ही वुड बी माई फ्रेंड, ही वुड बी माई फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। इसी बेस पर, इसी बिहार पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया उमंग। माई चाइल्डहुड तो रहेगा ही रहेगा, रेफरेंस कैसे हटा दोगे? देखो इसका क्वेश्चन ऐसे ठीक करेंगे। होना एक स्टेट है, कोई एक्शन नहीं है, एक स्टेट है, मेंटल स्टेट है। दोस्त होना, दुश्मन होना, ये सब स्टेट हैं। और मैंने भी आपसे कहा मेंटल स्टेट हो या कोई स्टेट हो, उसके लिए क्या लगाएंगे? यूज टू। फिजिकल के लिए केवल वुड लगाया जा सकता है, उसके अल्टरनेटिव में हमेशा नहीं लगाया जा सकता। तो ये मेंटल स्टेट है, तो यहाँ वुड कभी नहीं लगा पाओगे, यहाँ तो हमेशा यूज टू ही लगाना पड़ेगा। ही यूज टू बी माई फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। चलो इतनी बात शायद समझ में आ गई हो। चलो जब ये भी बातें समझ में आ जाए तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब सेंटेंस में यूज्ड को एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, तो पहला जो यूज्ड का हमने इस्तेमाल देखा ये है नंबर 1, जहाँ पे हमने यूज्ड को डिस्कस किया, ये पास्ट की हैबिट बताता है। अब हम लोग नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा मुझे यूज्ड को उसी फॉर्मेट में। यहाँ एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूज्ड को। अरे यार मिटा दिया हमने, कोई नहीं। यहाँ फिर से हमने यूज्ड को यूज कर लिया है एक बार से, और अब की बार फिर मैं बताने जा रहा हूँ कि जो यूज्ड होता है यूज्ड सेंटेंस में, नंबर दूसरा यूज है यूज्ड का ये, कि यूज्ड एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। यूज्ड एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। अभी मैंने क्या बताया था कि यूज्ड किसका काम करता है? मॉडल का काम करता है। और अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि यूज्ड किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। तो जब यूज्ड एक एडजेक्टिव का काम करता है, जब यूज सेंटेंस में यूज किया जाता है और यूज्ड को सेंटेंस में हम यूज करते हैं एक एडजेक्टिव की तरह, तो यूज्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? यूज्ड का मतलब होता है अकस्टम्ड, हैबिचुएटेड, ये इसका मीनिंग होता है जब यूज्ड को हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज का आदी होना, किसी चीज का आदी होना, किसी चीज के आप आदती हो। और इस कंडीशन में जब टू आता है, मतलब चाहे वो यूज्ड के बाद आए, चाहे वो कस्टम्ड के बाद आए, चाहे वो हैबिचुएटेड के बाद आए, तो ये वाला जो टू है ये कुछ और नहीं होता, ये वाला टू प्रीपोजिशन होता है। पहले कमेंट करो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। कहने का मतलब है जब यूज्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये मत सोचना कि कैसे पहचाने यूज्ड एडजेक्टिव है, वो हम अभी बताएंगे। अभी आप बस इतना समझो कि यूज्ड को जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो यूज्ड का मतलब अकस्टम्ड होता है, हैबिचुएटेड होता है, और उस कंडीशन में जो टू यूज किया जाता है वो टू प्रीपोजिशन होता है। और आपको छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ कि अगर कभी सेंटेंस में मैं लिखूं आई एम,
आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। मैं पत्ते खेलने का शौकीन था। कार्ड्स का मतलब ताश के पत्ते। तो एक चीज मुझे बताना, ये ऑफ क्या है? जिसको नहीं पता उसको पता होगा कि ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है। और अगर ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है तो क्या सीखने को मिला कि प्रीपोजिशन के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसको नहीं मालूम है वो यहाँ से नोट कर लेगा। लाइफ टाइम के लिए हमारा कॉन्सेप्ट है ये कि प्रीपोजिशन जब भी लिखा जाता है तो प्रीपोजिशन के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। जब भी प्रीपोजिशन लिखोगे तो उसके साथ 100% है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लिखोगे। प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो अगर इस वाले टू को हम प्रीपोजिशन मानेंगे तो इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, इसके साथ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। लेकिन समस्या ये है कि हम जाने कैसे कि यूज्ड हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि यूज्ड हमारा मॉडल का काम कर रहा है, ये हम कैसे जाने? समस्या ये है। वाला गेट बंद कर दीजिए। चलिए, तो आइए सीखते हैं इस बात को भी कैसे जानेंगे हम लोग। मैं आपको बताता हूं। जब कभी भी यूज्ड के पहले कोई वर्ब आ जाए, बी की फॉर्म आ जाए, गेट की फॉर्म आ जाए, कोई वर्ब आ जाए, बी की फॉर्म जिसको नहीं मालूम है उसको पता होना चाहिए। बी जब कभी भी लिखा करूँ बी की फॉर्म, उसका मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, बी की फॉर्म का यही मतलब होता है। खैर वाज वर तो आएगा नहीं, क्योंकि पास्ट के हैबिट के लिए सिंगल यूज टू ही पर्याप्त है। तो जब कभी भी आपको समझना है यूज्ड के पहले बी की फॉर्म या गेट की फॉर्म आ जाए, उस कंडीशन में जो टू लिखा जाएगा वो टू क्या माना जाता है? प्रीपोजिशन माना जाता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है ये एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है किसी चीज का हैबिचुएटेड होना। इसका मतलब है हैबिचुएटेड होना, किसी चीज का आदी होना, अकस्टम्ड। इनके साथ जो टू आ रहा है सब, इनके पहले भी कोई ना कोई बी की फॉर्म आती है, कोई ना कोई गेट की फॉर्म आती है। तो ये जो टू है प्रीपोजिशन है, इस वजह से इनके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आ रही है? आईएनजी फॉर्म आ रही है, क्योंकि ये वाला टू किसका काम कर रहा है? ये वाला टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। मैं एक सेंटेंस देकर समझाऊं, आपको बेहतर समझ में आएगा। मैंने कहा आई एम यूज टू प्ले क्रिकेट। अब ये सेंटेंस आपका गलत हो चुका है। इसको सही करने के लिए आपको भयंकर बुद्धि लगानी पड़ेगी। ये गलत क्यों हो गया? गलत क्यों हो गया? क्योंकि यूज अगर ये लिखा होता आई यूज टू प्ले तो बिल्कुल ठीक था, कोई गलती नहीं थी। लेकिन लिखा क्या है? आई एम यूज टू। तो जो यूज्ड है यहाँ पर, वो यूज्ड यहाँ पर मॉडल का काम नहीं कर रही है, यूज्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? आई एम हैबिचुएटेड टू, आई एम अकस्टम्ड टू। तो टू यहाँ प्रीपोजिशन है, और टू प्रीपोजिशन है तो यहाँ प्ले मत लिखो, यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे प्लेइंग। और तब जाके ये सही हो जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई?
चलो समझ आ गया, बड़ी अच्छी बात है। तो ये यूज्ड का दूसरा फंक्शन था। अब यूज्ड का तीसरा फंक्शन देखो कि यूज्ड को सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब जब यूज किया जाता है, यूज्ड को सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब कैसे यूज किया जाता है। यूज्ड को सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब भी यूज किया जाता है। यूज सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब भी प्रयोग होता है। तब क्या करोगे? एक मजे की बात आप लोगों को बताऊं, इसको किताबों में रोल दिया गया है। अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन किताबों में उसको रूल बना के लिखा गया है कि यूज्ड के पहले जैसे ही जैम आर देखो, गेट की फॉर्म देखो, तुरंत आईएनजी फॉर्म लगा दो। अच्छा, एक सेंटेंस देखो फिर। A truck is used to carry goods। सामान ढोने के लिए ट्रक का यूज किया जाता है। सर अगर आपके बुक वाला वो स्ट्रक्चर सही था, तो आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से यूज्ड के पहले इजेएमआर देखा तो टू प्रीपोजिशन बन गया और यहाँ पे कैरिंग कर देना चाहिए, जबकि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यूज्ड यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज की जा रही है, पैसिव मीनिंग दे रही है ये। जानते हो क्यों? ये एक्टिव में ऐसे लिखा था सेंटेंस, वी यूज आ ट्रक टू कैरी गुड्स। हमने ये लिखा था सेंटेंस एक्टिव में, और ध्यान से अगर देखो तो ये चेंज क्यों नहीं हुआ। वी यूज अ ट्रक, हम एक ट्रक यूज करते हैं, व्हाई, क्यों? टू कैरी गुड्स। ये पूरा का पूरा व्हाई का रिप्लाई है, और इतने वाले एरिया का हम पैसिव बनाएंगे। तो इसका जब पैसिव बनेगा तो बनेगा अ ट्रक इज यूज्ड बाई अस, लिखो या ना लिखो हटा दिया। अ ट्रक इज यूज्ड व्हाई? टू कैरी गुड्स। सर यूज्ड के पहले देखो तो मैं आई एम हटा करके ही इज कर देता हूँ। सर थोड़ा सा बताइए, यूज्ड के पहले ही जहाँ भी आया यहाँ भी मेन वर्ब मान लें? नहीं नहीं नहीं, मेन वर्ब तभी होगा जब उसके बाद ये वाई का रिप्लाई होगा, अदरवाइज वो एडजेक्टिव माना जाता है। समझो, ही इज यूज्ड व्हाई, ही को यूज किया गया? नो नो नो, पता चल रहा है ही इज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, उसकी हैबिट है, पता चल रहा है, इसका मतलब यूज यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो टू प्रीपोजिशन है, आईएनजी फॉर्म लगा दो। लेकिन सेंटेंस में अगला सेंटेंस जरा पढ़ो, अ ट्रक इज यूज्ड व्हाई? टू कैरी गुड्स। वो व्हाई का रिप्लाई दे रहा है, इसलिए इसको चेंज मत करो, टू वी वन रहने दो। वो हम जो पढ़ के आ रहे हैं कि पहले इज लगा हो बाद में टू के आएंगे, अरे वो रूल मत पढ़ो, इसीलिए कहता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ो। तो यूज के कितने यूज हो गए? 3 यूज हो गए। पहले बताओ समझ में आया? एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, प्रोन टू, की टू, सक्सेस टू, अभी सब पढ़ाऊंगा, चेतना धीरे धीरे। चलो अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ। सेंटेंस लिखने से पहले मैं कंक्लूजन देना चाहूंगा। यूज्ड को सेंटेंस में जब एज अ मॉडल यूज किया जाता है तो इसके साथ टू वी वन आता है। यूज्ड को सेंटेंस में जब एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है तो इसके साथ टू और आईएनजी आता है।
तो यूज्ड को सेंटेंस में जब एज अ मेन वर्ब यूज किया जाता है तो इसके साथ टू बी वन हम लिख सकते हैं। ये भी किसका रिप्लाई होता है? वाई का रिप्लाई होता है। और ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों हैबिट होते हैं। अरे भाई देखो ना, यूज्ड को मेन वर्ब बना लो, ऐसे बना लो, आई यूज्ड योर कार यस्टरडे, या आई यूज्ड योर पेन, आई यूज्ड योर पेन यस्टरडे, आई यूज्ड व्हाट? योर पेन। जैसे मैंने कहा डू नॉट यूज इट, तो देखो यूज क्या है? मेन वर्ब है। ऐसे ही देखो, आई यूज व्हाट? योर पेन। और यूज जब पैसिव में आएगा ईएमआर के साथ तो उसके बाद जो टू बी वन लिखा जाएगा वो वाई का रिप्लाई होगा। बस यही तीन बातें ध्यान रखनी यूज को लेकर के। कमेंट करिए पहले कि समझ में आया कि नहीं आया। सारे बच्चे कमेंट करें भाई, समझ में आया कि नहीं आया। देख रहे हैं कुछ लोग और कमेंट कर रहे हैं आधे लोग। क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूज्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यूज से जितने भी सेंटेंस आएंगे मुझे लगता है आप लोग आसानी से कर लोगे, है ना? बाकी अभी आप लोगों के मैं डाउट सेशन भी लूंगा। डाउट सेशन के फर्दर मैं आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन भी लूंगा। आप लोग परेशान मत होइए। ऐसा नहीं है कि साल भर में ही पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। ज़रूरत हमें लगेगी तो हम 1.5 साल पढ़ाएंगे। परेशान बिल्कुल नहीं हो। हम अच्छे से पढ़ाएंगे, इत्मीनान से। उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप लोग। अविरल चौहान क्लियर, वेरी गुड। उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए। चेतना कह रहे हैं सुप्रभ, थैंक यू। तो अब हम लोगों को जो समझना है वो ये समझना है कि जो सिलेबस हम लोग ले करके चले थे, कहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। वर्ब लेकर के हम लोग चले थे। वर्ब में हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में बताया था प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल। जिसमें से मार्जिनल मैं पूरी तरह से क्या कर चुका हूँ? डिस्कस कर चुका हूँ। मार्जिनल में नीड, डेयर और यूज्ड, ये पूरी तरह से क्या हो चुका है? डिस्कस हो चुका है। कल से हम मॉडल की तरफ बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग प्राइमरी की तरफ बढ़ेंगे। तो जब हेल्पिंग वर्ब खत्म होगी देन मेन वर्ब स्टार्ट करेंगे। फिर जब मेन वर्ब खत्म होगी तब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव का फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फिर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट स्टार्ट करेंगे। फिर इस पर रिलेटेड टेंस में जाएंगे, मूड में जाएंगे, बहुत डिटेल करके पढ़ाएंगे। एज ए सेकेंड लैंग्वेज कोई भी एग्जाम हो, गर्दा गर्दा करके आओगे, गारंटी हमारी है। ठीक है भाई? समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है भाई। तो चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपका कौन सा लेक्चर है? ये आपका कौन सा लेक्चर है? ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।